video lecture 10, subject physics class 10, chapter 1, SHM and waves. चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन का शॉर्ट फॉर्म है SHM। ठीक, चैप्टर 1 के अंदर जो मैंने लास्ट में SHM की बात की थी, मूवमेंट ऑफ SHM क्या होता है, उसकी क्या कंडीशन होती हैं और किन किन बातों का ख्याल करना पड़ता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इसकी कंपोनेंट्स की बात किया था हमने कि वाइब्रेटिंग बॉडी किसे कहते हैं या वाइब्रेशन किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जिसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वो क्या होता है। इसके बाद हमने इसका एग्जांपल दिया था कि किसी सिंपल पेंडुलम को जो है वो किस तरह हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो मूव कर रहा है। इसी तरह कोई अगर बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस में मौजूद है और उसके साथ अगर उसकी मास स्प्रिंग अटैच है तो हम कहेंगे कि उसकी मोशन किस किस्म की है। लास्ट टाइम हमने इस पर डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या होता है। देखिए बात यही है कि एक कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अगर एक वन कंप्लीट रॉड कंप्लीट करती है तो वो वाइब्रेशन कहलाता है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के मूव करना दरअसल वो वेव्स होता है। अच्छा, वेव्स में क्या होता है कि कोई बॉडी होती है जिसको डिस्टर्ब किया जाता है, डिस्टर्बिंग बॉडी इन द मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेशन बॉडी। यानी आप इसकी मिसाल ये देख लेंगे, जैसे हमारे पास एक रस्सी है, अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, वैसे अगर रस्सी को किसी चीज़ से अगर बांध दें और एक सिरा हमारे पास हो और अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे ही डिस्टर्ब करते हैं तो अगर हम डायरेक्टली हमारे ऊपर की तरफ है तो जो रस्सी के जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, लिहाजा अप एंड डाउन, और नीचे की तरफ आएंगे तो डाउन। तो लिहाजा अगर क्या होता है कि रस्सी में भी जो है वो रॉक में जो है वो वेव बनना शुरू हो जाता है। इसकी एक मिसाल और भी बहुत ही सिंपल है कि अगर पानी जो है वो साकिन हालत में मौजूद है, जैसे ही अगर आप पानी पर जो है वो पत्थर का एक टुकड़ा डालते हैं तो क्या होता है, आपने फील किया होगा कि वो जो है वो चारों तरफ से जो है वो गोल सर्कल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। लिहाजा उसकी इस किस्म की एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं वेव बनना शुरू हो गया। अच्छा, अब जब वेव फॉर्म होता है तो इसके अंदर क्या ऐसी बात होती है जिसको हम देख रहे होते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, क्रफ और ट्रस्ट होता है। ये इससे होता ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई वेव्स हो रहा है, जैसे वाटर वेव्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि पानी जो है वो इस तरह जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है, और इसी तरह जो है वो रस्सी को अगर हम जो है थोड़ा सा मूव करते हैं, हिलाते हैं तो फिर उसमें वेव प्रोड्यूस होता है और उसमें भी कुछ इसी किस्म का जो होता है वो कंडीशन जैसे मौजूद होती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे होते हैं कि वेव्स के किस तरह की इसकी फॉर्मेशन होती है, अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए बात ये होता है कि अगर हम ये देखते हैं कि देखिए ये हमारे पास इस तरह जो है फिगर बनना शुरू हो जाती है वेव्स के लिए। तो ये जो है वो अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि देखिए ये हमारे पास जो लाइन है ना, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल पोजीशन या मेन पोजीशन, ये होता है। अब ऊपर से देखिए अब ये पार्ट जो है वो इस फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो डाउनवर्ड जो है वेव्स की प्रोडक्शन इस तरह होती है, दो प्रोडक्शन इस तरह होती है कि अपवर्ड प्रोडक्शन है और डाउनवर्ड प्रोडक्शन है। तो अपवर्ड जो मौजूद होता है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, ये कहलाता है क्रेस्ट, ठीक है। और जो डाउनवर्ड होता है इसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है। तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड जब कंप्लीट हो जाता है, याद रखिएगा ये हिस्सा जो हाफ वेव्स है और ये जब मिल जाता है तो ये मुकम्मल कंप्लीट वेव में हो जाता है, ये फुल वेव जिसको हम कहते हैं मुकम्मल वेव। लिहाजा हाफ वेव जो है ना अपर पोजीशन इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो डाउनवर्ड जो बन रहा होता है वेव सिस्टम में उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो ये होता है क्रस्ट और ट्रफ का जो है अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि याद रखिएगा कि दो ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब ये कंप्लीट होता है तो हम कह सकते हैं कि वन वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई, इससे बॉडी नहीं वाइब्रेट की जो है वन वाइब्रेशन कंप्लीट है इसकी। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ आता है, तो लिहाजा जब यहाँ से कंप्लीट होता है हम कहते हैं इसकी वन वाइब्रेशन। अच्छा, अब चूंकि ये वन वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट होती है तो याद रखिएगा कि इस चीज़ को हम कहते हैं, क्योंकि इसने जाहिर सी बात है प्रोग्राम को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल तो किया है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा कि ये कंसेक्यूटिव जो है वो आप वेव्स की कोर्स देख रहे हैं कि क्रस्ट और ट्रफ आपस में ज्वाइन हो गया, तो एक मुकम्मल वेव से। लिहाजा इसके इस किस्म के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ, ये कहलाता है वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से ड्राइव करते हैं। ये जो निशान है
ये लेमडा है और इसको हम पढ़ते हैं वेव लेंथ, ठीक है, ये वेव लेंथ कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं जो ये मूव कर रही है, लिहाजा यहाँ से यहाँ तक ये मुकम्मल, तो लिहाजा एक हाफ वेव और मजीद हाफ वेव, तो फुल वेव कंप्लीट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मुकम्मल जो है वो वेव लेंथ को जाहिर कर रहा होता है। बात इस तरह भी हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह यहाँ से देखें तो ये भी एक वेव लेंथ को जाहिर कर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि जी वेव लेंथ हो गया, तो अब मसला ये है कि एक मुकम्मल वेव जो है, जो इसको हम ये कहते हैं कि जितना टाइम लेता है वो इसकी टाइम पीरियड होता है। आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड से मुराद क्या है कि एक कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक वेव मुकम्मल करने में या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है तो हम वो कहेंगे कि वो उसका टाइम पीरियड है। तो लिहाजा अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं और ये यहाँ एक मुकम्मल जो है वो कंप्लीट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये एक जो है वो इसका, अगर मिसाल के तौर पर कहेंगे 2 सेकेंड्स, तो हम कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड होगा, यहाँ से मूव करा और यहाँ तक पहुँच गया। इसी तरह फर्दर अगर हम बात करते हैं कि अब ये यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से इस तरफ आ गया, इस पोजीशन से ये डाउनवर्ड यहाँ आ गया, ये मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ से यहाँ तक फर्दर 2 सेकंड लेगा, तो जाहिर बात है ये मुकम्मल जो है वो वाइब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई है, लिहाजा इसको और ये जो है हमारे पास टाइम पीरियड को तय कर रहा होता है, क्योंकि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कोई बॉडी जितना टाइम लेता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। अच्छा, अब वो ये कि अब अगर हम कहते हैं कि 1 सेकंड में कोई बॉडी जितनी टाइम वाइब्रेशन करता है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा होता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। 1 सेकंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जितनी टाइम वाइब्रेट करेगा वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लिहाजा अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये एक मुकम्मल जो है वो वेव कंप्लीट हो रहा है, तो वो 2 सेकंड में है, तो 1 सेकंड में क्या होगा, 1 सेकंड में ये हाफ कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.5 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज। क्योंकि अभी मैंने आपको मिसाल दिया था कि टाइम पीरियड जो है फर्ज करते हैं 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो हमने कहा कि टाइम पीरियड को उसी को कहते हैं एक कंप्लीट वेव, अगर जो है वो वेव्स कंप्लीट कर लेता है एक कंप्लीट टाइम पीरियड, यानी कि इसको कहते हैं वेव लेंथ। अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि क्या होता है, ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अब अगर मसला ये है कि हम देखते हैं कि भाई एक वन कंप्लीट रोटेशन जो है वो टाइम पीरियड को जाहिर कर रहा है, ये कंप्लीटिंग हाफ है, फर्दर हाफ है, ये एक कंप्लीट है, इसी तरह ये दूसरा कंप्लीट है, क्योंकि एक तरफ और एक तरफ आपस में मिलके एक कंप्लीट जो है वो वेव लेंथ की फॉर्मेशन होती है, फॉर्म बना होता है और यही डिस्टेंस होता है। और जितना ये कंप्लीट जो है वो वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो हम कहेंगे कि वो कितना है 2 सेकंड में है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ये होता है कि 1 सेकंड में कितनी टाइम वाइब्रेट कर रहा है वो बॉडी। तो अब अगर ये होगा तो अब 2 सेकंड में जो है वो जाहिर सी बात है कि कंप्लीट याद करा, तो 1 सेकंड में अगर हम बात करें तो हाफ वेव वाइड हाफ वेव फॉर्म करेगा, यहाँ तक बनाएगा। तो हाफ का मतलब क्या होता है 0.5। एक तो और भी हमने आपको दिया था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो 1/xt से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या था, हमने कहा था कि भाई एक इसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकंड, चलिए 2 सेकंड दिया हुआ है, करते थे क्या होगा 0.5 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज जो है वो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज HZ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, HRTZ पूरा इसका फॉर्म है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये होता है 0.5 हर्ट्ज। तो अब इसकी बात कर लिया हमने। अच्छा, अब चूंकि याद रखिए कि ये बॉडी मूव कर रही है, जब ये बॉडी मूव कर रही है तो हम ये देखते हैं कि इसमें जाहिर सी बात है कि पार्टिकल्स का मूव होना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स जो वेव्स क्या होता है कि किसी मीडियम को अगर डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसके पार्टिकल की जो मूवमेंट हो जाती है तो वो बेसिकली जो है वो टू एंड फ्रो और मूव करना शुरू कर देता है और अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देता है, तो उसकी इस किस्म के मूवमेंट को हम कहते हैं कि वो वेव प्रोड्यूस हो गया। अब चूंकि वो जाहिर सी बात है कि वो फर्दर जो है वेव्स का काम भी होता है एनर्जी ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वेव हमेशा एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। अब चूंकि ये मूव कर रहा है, जबकि ये मूव कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी अपनी एक स्पीड होगी। अब स्पीड जो है जाहिर सी बात है, उसको हमने आपको बताया कि स्पीड का जो फार्मूला होता है जनरल से वही होता है v डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसको एक रिलेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
इस चीज़ को एक रिलेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो रिलेशन ये है v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये प्रूफ भी हम करेंगे कि किस तरह ये प्रूफ होगा। कि देखिए v का मतलब होता है स्पीड ऑफ द वेव्स, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स की स्पीड, और एफ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा का मतलब जो होता है कि वेव लेंथ, डिस्टेंस का। तो अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ दिस, तो हम जनरली सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वेव्स के अंदर मूवमेंट है, पार्टिकल की मूवमेंट है, और जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका स्पीड उसको जो है वो v इक्वल्स टू ऐसा क्वांटिटी से फाइंड करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि s का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेमडा से ज़ाहिर किया। तो चलिए शो कर देते हैं कि हमें ये पता है कि s जो है लेमडा के बराबर ले लिया, इसको लेमडा कहते हैं ग्रीक वर्ड, और ये t जो है जिसको स्मॉल टाइम है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेव्स के अंदर, या बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, जो टाइम पीरियड होता है उस सूरत में हम कैपिटल टी का यूज़ करते हैं। लिहाजा अब हम ये करेंगे कि इसकी जगह हम लिखेंगे v इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टाइम। हमने इसको इस पर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब ये इस पर कन्वर्ट हो चुका है, कैसे हमने इसकी जगह क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करता है। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके बराबर है, लेमडा के बराबर, तो एस लेमडा लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू लेमडा। और चूंकि यहाँ से यहाँ मुकम्मल करते हुए जो है वो मुकम्मल जो है वो वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड को टी से ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा इस क्वांटिटी जो है उसको जगह हम कैपिटल टी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अब फार्मूले में हमने एस की जगह लेमडा और टी की जगह कैपिटल टी का इस्तेमाल किया। अब हम ये करते हैं कि चले एक हम और करते हैं, एक अब v जो है ना, देखें यहाँ से इससे बताते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि देखिए हम यहाँ से लेमडा को रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, अब लेमडा रिमूव होगा तो लेमडा को राइट में कर लेते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। चलिए इस तरह याद रखें, हमने क्या किया, लेमडा को राइट में ले गए, राइट में ले गए तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया इधर, और ऊपर कुछ नहीं होता तो न्यूमरेटर में 1 होता है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लेमडा बता लेमडा अपॉन टी दोबारा आ जाएगा। लेकिन फर्क ये है कि देखिए जब हम ये काम किया है तो आप जरा गौर कीजिएगा कि 1 अपॉन टी किसके बराबर है, ऑलरेडी हमने रिलेशन बताया है कि f बराबर होता है 1 अपॉन टी। तो इसका मतलब देखिए एक कंडीशन बन गया ना, 1 अपॉन टी की जगह हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। तो लिहाजा अब हमने क्या करना है, इसकी जगह f यूज करना है। जैसे ही 1 अपॉन टी की जगह हमने f यूज किया तो लिहाजा अब कंडीशन कुछ हो गई v इक्वल्स टू f, और इसके साथ हो गया लेमडा। ये रिलेशन कंप्लीट हो गया हमारा, कितना आसान से। यही रिलेशन हम कंप्लीट करना चाह रहे थे, तो ये रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखें कि इसमें क्या रिलेशन बुला दिया है, रिलेशन बुला दिया है कि आप हम ये देखेंगे कि भाई स्पीड का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से क्या रिलेशन बनता है। देखिए स्पीड का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ ये रिलेशन बनता है, और ये फार्मूला हमने ट्राई कर दिया। ये आपके नोट्स में भी ये मौजूद होगा, बिल्कुल यही चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमने आपको समझाया कि वेव्स क्या होता है, और किस तरह उसकी प्रोडक्शन होती है, और किस तरह वो जो है वो अगर हम बनाना चाहें वेव्स तो किस तरह बनेगा, और वेव लेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, और इस तरह जो है हमें ये जनरल फार्मूला लगाकर ये रिलेशन को भी हमने वेरीफाई कर लिया या प्रूफ कर दिया। तो ये अच्छा, अब हम चूँकि वेव्स की बात कर रहे थे, तो वेव्स जो है ना, याद रखिएगा उसके दो किस्म की कैटेगरी होती है। एक होता है मैकेनिकल वेव्स, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फ़र्क होता है? देखिए मैकेनिकल वेव्स जब प्रोपिगेट करता है, याद रखिएगा, तो उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर जैसे साउंड वेव्स है, साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव्स है। इसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारी आवाज़ आपकी समाज तक पहुँच रही है, तो याद रखिएगा क्योंकि दरमियान में क्या है, एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि वो हमारे जो साउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एयर मॉलिक्यूल्स, वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यहाँ तक कि फिर वो साउंड जो है वेव्स की सूरत में आपके कान तक पहुँच जाती है। अब अगर याद रखिए कि अगर हम यही है कि अगर हम स्पेस में चले जाते हैं और वहाँ अगर हम गुफ्तगू करते हैं एस्ट्रोनॉट से, यानी अपने दोस्तों से, अगर वहाँ दो दोस्त पहुँचे किसी न किसी तरह से, और वहाँ गुफ्तगू करेंगे तो आवाज़ समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ जो है वो किसी किसी को कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते हैं, लिहाजा साउंड जो है वहाँ सुनाई नहीं दे सकता। तो इसका मतलब भी हुआ कि साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स है, और मैकेनिकल वेव्स उस वेव्स को कहते हैं जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, या वेव्स जो है वो जब जा रहा होता है या पास हो रहा होता है तो उसके लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि साउंड वेव इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है जी।
अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है वाटर के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होता है वो भी जो है उसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं लिहाजा वो भी मैकेनिकल वेव्स है किसी में। इसी तरह आगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा मैग्नेटिक वेव होता है कि जिसके लिए पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है, जबकि मैकेनिकल वेव्स के लिए पार्टिकल की जरूरत थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पार्टिकल की जरूरत कतई नहीं है। लिहाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है हम कहते हैं कि ये ऐसा वेव होता है कि इसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी न किसी की पार्टिकल्स की जरूरत ना हो। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप देखें कि सूरज जो है हमारे सन में जो है वो बेशुमार जो है उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता रहता है और टूट का शिकार होता है। अब इसकी वजह से वहाँ बड़ी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वो साउंड जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचती। इसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है साउंड ज़मीन तक इसलिए नहीं पहुँचती क्योंकि हमारे ज़मीन और सन के बिटवीन जो है वो स्पेस है, ठीक है। स्पेस होने की वजह से देयर इज नो पार्टिकल देयर, कोई पार्टिकल वहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा इस वजह से आवाज़ सुनाई नहीं देती। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि साउंड जो है, लाइट जो है वो नजर आती है। इसकी वजह ये है कि देखें सन की जो लाइट है वो ज़मीन पर आ रही है, तो याद रखिए कि जब सन की लाइट ज़मीन पर पहुंच रही है तो लाइट जो है फिर वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चूँकि लाइट को पास करने के लिए किसी किसी के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह एक्स रेज है, एक्स रेज जो है ये भी हमारे लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक जो है वो एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम ये कह सकते हैं रेडियो वेव्स, ये भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है। चूँकि ये वेव्स इस किस्म की लाइट वेव, एक्स रेज, ये सारे ऐसे हैं ना लाइट और एक्स रे वगैरह कि इसको पास होने के लिए इस जो है वो मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो बगैर मीडियम की जरूरत पास हो जाएंगे, गुजर जाते हैं। तो इस किस्म के वेव्स को जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। लेकिन मैकेनिकल वेव्स के लिए ज़रूरी है कि मीडियम जो है वो लाजमी मुनसर है, बगैर मीडियम के वो नहीं गुजर सकता। लिहाजा हमने कहा कि जैसे हम साउंड वेव्स की एग्जांपल हम दे देते हैं कि जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो आपके कानों तक हमारी साउंड जो है वो किस तरह जा रही है। ऐसी बात है एयर्स के दरमियान हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके साथ जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और आपके कानों तक पहुँच रही है हमारी आवाज़। तो यहाँ दो किस्म की कैटेगरी मैंने बता दिया कि मैकेनिकल वेव जो है वो क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसे कहते हैं। तो इस तरह आज हमने आपको डिस्कस किया है कि वेव्स क्या होता है, किसी मीडिया में जब डिस्टर्ब कर देते हैं तो बैक और उसके अंदर जो है वो वेव प्रोड्यूस हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर रॉक को हम थोड़ा सा जर्म कर देते हैं तो वो घूमता है तो लिहाजा उसमें वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर वाटर जो है अगर साकी हालत में अगर उसका पत्थर फेंक देते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाता है, लिहाजा वो मूव कर रहा होता है। बस ये और बात है कि इसमें वेव्स के पार्टिकल कुछ ऐसे होते हैं टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं, कुछ पार्टिकल जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो मूव कर रहा था टुवर्ड्स आगे की जाने। तो लिहाजा उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये बताना था कि वेव्स क्या होता है, उसको किस तरह जो है वो ग्रुप करते हैं, देखते हैं और उसके अंदर कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ भी वेवलेंथ की सूरत में टाइम वेव फ्रीक्वेंसी की सूरत में कन्वर्ट कर दिया। और ये हमने बताया कि ये टॉप पोर्शन होता है, ये मीन पोजीशन के टॉप पोर्शन इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो डाउन पोर्शन होता है उसको कहते हैं ट्रफ। लिहाजा क्रस्ट और ट्रफ मिलकर जो है ये कंप्लीट कर रहा होता है, उसको हम देख लेते हैं। ये जो है वेव्स के हिसाब से आज का लेक्चर था हमारा। अच्छा, अब हम आपको एक टॉपिक और बताते हैं जिसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखिए डैम्प का मतलब होता है बतदरीज कमी वाक़या होता है, कमी होना। ऑसिलेट का मतलब होता है उतार, वही वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो डैम्प ऑसिलेशन फिर हमें क्या, किस चीज़ की बात करता है, ये है क्या चीज़। देखिए डैम्प ऑसिलेशन को समझने के लिए हम जो है वो मिसाल देते हैं। ये हमने एक बॉल लिया है, यहाँ हम क्या करते हैं बॉडी लेते हैं, ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन, ठीक है।
अब अगर इसको हम मूव करते हैं, उठाकर यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाता है पॉइंट ए पे। यहाँ लाने के बाद इस बॉडी को या इस स्फीयर को हम छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये मूव करना शुरू कर देता है, ऑसिलेट होना शुरू हो जाता है। और इसी की ऑसिलेशन बॉडी को बेसिकली हम एसएचएम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बार बार होता है मीन पोजीशन के अराउंड की बॉडी मूव करती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है। तो अब अगर हम उसको यहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं तो यकीन माने कि जब आप ये यहाँ गया तो आहिस्ता से वो नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। अब जब नीचे आएगा तो आने के बाद फिर ये यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ से ये जो है इनर्शिया की वजह से ये फर्दर ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट। अब होगा क्या, फिर इसके बाद अगेन ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए दोबारा इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ से आने का बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर सी का ना। अब यहाँ से फर्दर जब ये इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से फिर उठेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। देन इस तरह क्या होगा, फिर देखिए ये ठीक है ना, एक वक्त होगा यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बतदरीज इसकी जो एम्पलीट्यूड है उसमें कमी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक इसकी पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये थी, उसके बाद देखिए कमी आ रही है, उसके बाद कमी आ रही है। तो ऐसे देख सकते हैं कि जैसे इस पोजिशन पे यहाँ ये थी, यहाँ मैक्सिमम जब यहाँ है तो देखिए शॉर्ट ए के मुकाबले में बी थोड़ा जो है वो छोटा है, इसका एम्पलीट्यूड ए के मुकाबले में छोटा है, स्मॉल है। अब क्या होगा कि जब एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है तो मुसलसल पहले यहाँ पर फर्दर कम हो गया, फर्दर कम हो गया, तो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के इस किस्म के मूवमेंट को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो डैम्प्ड हो रहा है, उसकी ऑसिलेशन में कमी आ रही है, वो कम हो रहा है। अच्छा वो क्यों होता है, याद रखिए इसकी कुछ वजूहत होती है। बात ये है कि जो बॉल है ना, ये जब इसके साथ अटैच होता है इसके सरफेस के साथ तो फ्रिक्शन मौजूद होता है, एक तो फ्रिक्शन होता है, दूसरा जब हम इसको यहाँ से इधर लेके जाते हैं तो इससे कोई हाइट अटैक किया होता है, हाइट अटैक होने की वजह से इसमें एक ग्रेविटी भी पैदा हो जाती है। तो ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से बेसिक इसी वजह से इसकी एनर्जी में, इस स्फीयर की एनर्जी में कमी आना शुरू हो जाती है। लिहाजा पहले के इतने टॉप पे था तो यहाँ आने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद जब इतना टॉप पे था यहाँ जाने के बाद फर्दर नीचे आ गया। क्यों, फिर जब इतना टॉप पे था यहाँ आने के बाद मजीद नीचे आ गया डी पॉइंट पे। इसकी वजह है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब ये स्फीयर है इसके साथ जब वो मूव कर रहा होता है तो इसके सरफेस के साथ, बॉल के सरफेस के साथ जाहिर सी बात है फ्रिक्शन की वजह से अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा होता है, ठीक है। आपस में रगड़ जिसको कहते हैं, रगड़ करने की वजह से रब हो रहा है, दूसरी तरह रगड़ कर रहा है, रगड़ खाने की वजह से या फ्रिक्शन होने की वजह से ये जो है वो इसकी एनर्जी में कमी आ रही है। या इस बात में मैंने लास्ट में बताया था कि कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि जो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस हो या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। एक तो फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से जो है इसकी ऑसिलेशन बदलने में कमी आ रही है, डैम्प हो रहा है, और दूसरा जो है चूँकि इसकी हाइट जो है जाहिर सी बात है ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाता है तो उसको ज़मीन इसके नीचे की तरफ अट्रैक्ट करनी होती है, लिहाजा इसको इस वजह से इसकी एनर्जी में बहरहाल कमी आ रही होती है। तो लिहाजा एक वक्त आता है कि ये यहाँ आकर रुक जाता है। तो किसी बॉडी के इस किसी के मूवमेंट को हम कहते हैं वो ऑसिलेट कर रहा है, कौन सा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो ऑसिलेशन है हमारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम में जाहिर सी बात है एयर फ्रिक्शन होता है, अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो मुसलसल मूव करते रहे, मीन पोजीशन में ना, लिहाजा एयर फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होता है, वो एक वक्त आता है कि मीन पोजीशन में जाता है। तो वो जो है वो ये सारी कंडीशन डेथ ऑसिलेशन की जो है वो कंडीशंस को जाहिर करती है। अच्छा अब अगर इसको बनाते हैं, इसको फिगर बनाते हैं तो देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। हम ये ओ पॉइंट की बात कर रहे थे, चलें हम उसकी बात करते हैं, ये ओ है, ठीक है जी, ओ जमीन पोजीशन। अब क्या हुआ देखिए, सबसे पहले इसको ऊपर लेके गए, ये देखिए, ठीक है जी, ऊपर से जब ये जाएगा और फिर ये देखें, बल्कि एक काम करते हैं, ये देखें यहाँ से ये आ रहा है, ये आया नीचे की तरफ। अब उसके बाद इसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो सबसे देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर जब ये देखेंगे अपनी पोजीशन से मजीद देखेंगे तो और छोटा होता जा रहा है, ठीक है। इसकी एम्पलीट्यूड में बेसिकली कमी होती है, एम्पलीट्यूड इसी डायरेक्शन में कहते हैं, ये नजर आ रहा है, ये फर्दर ये कम हो रहा है, ये देखिए इसके अंदर कमी आ गई, ये मैक्सिमम था पहले, ये कम हो गया, ये मैक्सिमम था, ये देखिए इसमें कमी आ गई। इस तरह ये होता है, इस तरह मूव करते हुए जाता है और एक वक्त आता है आके यहाँ रुक जाता है।
तो डेप्थ ऑसिलेशन में अगर हम वेव्स को शो करना चाहें तो वेव्स की प्रोडक्शन कुछ इस तरह होती है और ये बताता है डेप्थ यानी कि इसके प्रोडक्शन इसकी वेव में मतलब यूज कम होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मतलब कम ही हो रहा है ये। आपको पता है ये जो मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका क्रस्ट है और ये क्वेश्चन क्या होता है, ये होता है ट्रफ। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास एक डेप्थ ऑसिलेशन, जैसे मैं सिंपल पेंडुलम जो है वो भी डेप्थ ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है हमारे पास, और ये हमने आपको समझा दिया कि क्या होता है डेप्थ ऑसिलेशन की। इसकी वैल्यू में बदलती कमी आ रही होती है। क्यों कमी आ रही होती है? क्योंकि ये इफेक्ट चूँकि ये बॉडी के साथ अटैच है और उसके फ्रैक्शन की वजह से और ग्रेविटी की वजह से बहरहाल इसकी ऑसिलेशन में बदलती कमी आ रही होती है और ये बताता है कि आपका मोशन को जाता है। इस किस्म के मूवमेंट को कहते हैं डेप्थ ऑसिलेशन। तो आज की क्लास में यहाँ खत्म करते हैं। लिहाजा आज लेक्चर जो है हमने बताया जिसके अंदर आप डिस्कस किया कि वेव्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और हमने एक रिलेशन फाइंड किया कि वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है, और लास्ट जो छोटा सा टॉपिक था डेप्थ ऑसिलेशन में ड्रॉप है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।